इतिहास में ना कुछ तारीखें सिर्फ इसलिए याद नहीं रखी जाती कि उस दिन हुआ क्या था, बल्कि इसलिए कि उसके बाद बदला क्या। 16 दिसंबर 2012 ये एक ऐसी ही तारीख है। आज हम इसी निर्भया केस के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा केस जिसने भारत में महिला सुरक्षा और न्याय पर होने वाली पूरी बहस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए 2012 में दिल्ली में एक क्राइम हुआ और वो बस एक और नंबर बनकर नहीं रह गया आंकड़ों में। नहीं, ये एक ऐसी चिंगारी साबित हुआ जिसने पूरे देश में गुस्से की आग सी लगा दी। लोग, खास करके युवा, हजारों की तादाद में सड़कों पर उतर आए और उनकी मांग सिर्फ एक, न्याय। और इस पूरे आंदोलन के बीच जो एक नाम गूंज रहा था वो था निर्भया। इसका मतलब है निडर या फियरलेस। ये नाम मीडिया और लोगों ने उस लड़की को दिया था जो अब सिर्फ एक पीड़िता नहीं थी, बल्कि वो अन्याय के खिलाफ हिम्मत और संघर्ष का एक प्रतीक बन चुकी थी। तो सवाल ये है कि आखिर उस रात हुआ क्या था? ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को इतने गुस्से से भर दिया? तो बात है 16 दिसंबर 2012 की रात की। एक 23 साल की फिजियोथेरेपी इंटर्न ज्योतिष सिंह अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली में एक प्राइवेट बस में चढ़ी। लेकिन उस चलती हुई बस के अंदर उन पर एक बेहद भयानक जानलेवा हमला किया गया। इसके बाद दोनों को बहुत ही गंभीर हालत में सड़क पर फेंक दिया गया। करीब 13 दिन तक ज्योति ने जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ी और आखिरकार 29 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। अब इस घटना के बाद पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस पर जबरदस्त दबाव था कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो चलिए देखते हैं कि इस केस में आखिर पकड़ा किसको गया और उनका हुआ क्या। तो पुलिस ने इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से जो एक था राम सिंह, उसकी तो ट्रायल के दौरान ही जेल में मौत हो गई। कहा गया कि ये आत्महत्या थी। फिर एक और आरोपी था जो जुर्म के वक्त सिर्फ 17 साल का था, मतलब नाबालिग। उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो अधिकतम सजा हो सकती थी, यानी 3 साल, उसके लिए सुधार गृह भेजा गया और 2015 में वो रिहा भी हो गया। अब बचे बाकी के 4 दोषी, मुकेश, अक्षय, विनय और पवन। इन पर केस चला और इन्हें मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन देखिए, सजा सुनाना एक बात है और सजा देना दूसरी। इसके बीच में एक बहुत लंबा कानूनी सफर था। ये पूरी कानूनी लड़ाई करीब 8 साल चली। तो शुरुआत में तो कानूनी प्रक्रिया काफी तेजी से चली। दिसंबर 2012 में अपराध हुआ और जनता का दबाव इतना ज्यादा था कि जनवरी 2013 तक एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया गया। सोचकर देखिए, सिर्फ 9 महीने के अंदर सितंबर 2013 तक चारों वयस्क दोषियों को मौत की सजा सुना दी गई। फिर जाहिर है मामला अपीलों में गया। पहले 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा और फिर आखिरकार मई 2017 में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा पर अपनी मोहर लगा दी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो उन्होंने इस केस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताया, यानी दुर्लभ से दुर्लभतम। अब ये जो जुमला है ना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ये भारत में सिर्फ उन्हीं अपराधों के लिए इस्तेमाल होता है जो इतने भयानक हों कि वो पूरे समाज को अंदर से झंझोड़ कर रख दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आगे का रास्ता आसान नहीं था। फांसी होने में अभी भी करीब 3 साल और लग गए। हुआ ये कि 2018 से 2020 के बीच इन दोषियों ने एक के बाद एक अपने सारे कानूनी विकल्प इस्तेमाल किए। रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, दया याचिका। इस सब के चलते डेथ वारंट जारी होने के बाद भी फांसी बार बार टलती रही। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 3 बार फांसी की तारीख रद्द हुई। आखिरकार जब सारे कानूनी दरवाजे बंद हो गए तब 20 मार्च 2020 को चारों को फांसी दी गई। तो इस केस का असर सिर्फ कोर्टरूम या जेल तक ही सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं, इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे महत्वपूर्ण असर भारत के कानूनों और समाज पर पड़ा। आइए देखते हैं कैसे। वो जो सड़कों पे गुस्सा था ना, उसकी गूंज संसद तक पहुंची और इसका नतीजा निकला क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। इस कानून ने आगे चलकर बहुत बड़े बदलाव किए, जैसे कि रेप की परिभाषा को और व्यापक बनाया गया ताकि हर तरह के यौन हमले इसके दायरे में आ सकें। पहली बार स्टॉकिंग यानी किसी का पीछा करना और वॉयरिज्म यानी ताक झांक करना, इनको भी अपराध माना गया। और सबसे महत्वपूर्ण, यौन अपराधों के लिए सजा को बहुत बहुत ज्यादा सख्त कर दिया गया। यहां तक कि कुछ मामलों में मौत की सजा का विकल्प भी रखा गया। और इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? इन बदलावों की रफ्तार। सोचिए, दिसंबर 2012 में ये घटना हुई और अप्रैल 2013 तक, मतलब कुछ ही महीनों में ये नया और सख्त कानून लागू भी हो चुका था।
ये साफ साफ दिखाता है कि जब लोगों की आवाज़ एक साथ उठती है ना, तो सिस्टम को भी तेजी से काम करना ही पड़ता है। कानून बदलने के अलावा भी कुछ और जरूरी व्यवस्था में बदलाव हुए। जैसे महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को फंड करने के लिए सरकार ने एक समर्पित निर्भया फंड बनाया। यौन अपराधों के मामले जल्दी निपटें, इसके लिए देश भर में और भी ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए। लेकिन इन सबसे भी बड़ा बदलाव शायद लोगों की सोच में आया। इस एक केस ने महिला सुरक्षा और लैंगिक न्याय जैसे विषयों को हमारे ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया। एक ऐसी बहस शुरू कर दी जो आज तक जारी है। तो आखिर में ये निर्भया केस हमें सिखाता क्या है? ये हमें दिखाता है कि कैसे एक भयानक त्रासदी जब लोगों के गुस्से और न्याय की मांग से जुड़ती है, तो वो देश के कानून और समाज दोनों को बदलने की ताकत रखती है। पर सवाल अब भी वही है कि जो बदलाव शुरू हुए, क्या वो काफ़ी हैं? और इस विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी?